आप सभी लोगों का बाबा विश्वनाथ की ऑफिशियल यूट्यूब क्लास पर हार्दिक स्वागत है। डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के बच्चों को सामाजिक अध्ययन शिक्षण में आज हम आप लोगों को गतांक से आगे पढ़ाएंगे। पिछले अंक में हमने आप लोगों को पढ़ाया था कि किस तरह से भारत में तमाम धार्मिक तथा समाज सुधारक आंदोलन हुए और इन धार्मिक तथा समाज सुधारक आंदोलनों के फलस्वरूप भारत में एक राष्ट्रीय आंदोलन ने जन्म लिया, जिसको हम भारत का राष्ट्रीय आंदोलन भी कहते हैं। यह 1857 ईस्वी के बाद एक ऐसी क्रांति हुई जिसने भारत को स्वतंत्रता दिलाने के बाद ही वह अपना स्थान ग्रहण कर सकी, अर्थात वह किसी भी तरह से पूरी तरह से उसको बुझाया नहीं जा सका। कहीं न कहीं किसी न किसी तरह से वह हमेशा धधकती रही। तो आइए आज हम भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में पढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रीयता जीवन में तरह तरह की भिन्नताएं पाई जाती हैं, फिर भी हमारा देश हमेशा से एक राष्ट्र ही रहा है। यहाँ अनेक जातियाँ, उपजातियाँ, फिरके, धर्म और भाषाएं हैं, परंतु इसका यह अर्थ नहीं कि भारत एक राष्ट्र नहीं है। उदाहरण के तौर पर कहा जा सकता है कि भारत बहु सांस्कृतिक देश होते हुए भी, बहुत सारी संस्कृतियों का देश होते हुए भी, बहुत सारी भाषाओं का देश होते हुए भी एक राष्ट्र के रूप में बंधा था। चलिए हम इसकी भूमिका पर थोड़ा सा नजर डाल देते हैं। राष्ट्रीयता की भावना के अभाव के कारण भारत में हमेशा से ही छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था और मुट्ठी भर मुसलमानों का सामना भी नहीं कर सके थे। इसी राष्ट्रीय हित की भावना की कमी की वजह से 18वीं शताब्दी में पाश्चात्य विदेशी राज्यों का आधिपत्य भी शुरू हुआ। अंग्रेज जो कि अपने प्रतिद्वंदियों को कठिनाई से समाप्त कर सके, उन्हें कुछ ही समय में भारत का पूरा राज्य मिल गया। ईसाई धर्म का प्रचार होने लगा। अनेक भारतीयों ने ईसाई धर्म स्वीकार भी कर लिया। नतीजा यह हुआ कि 19वीं शताब्दी के आरंभ में भारत में एक धार्मिक और सामाजिक क्रांति का आरंभ हुआ। पूरे भारत में एक तरह का शासन अंग्रेजी शासनकाल में स्थापित हुआ। जगह जगह रहने वाले भारतवासी अपने को भारतीय कहने लगे। आगे चलकर रेलों एवं सड़कों के बनने के कारण लोग आसानी से एक दूसरे के संपर्क में आए, परस्पर संबंध स्थापित हुए, विचारों का आदान प्रदान हुआ। समय के साथ घनिष्ठता बढ़ी और पूरे देश के लोग मिलकर कार्य करने लगे और राष्ट्रीय हित की बात सोचने लगे, और इस तरह से भारत के राष्ट्रीय आंदोलन का उदय होता है। इसके विकास की क्या क्या कारण है, आइए हम इस पर नजर डाल देते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के विकास के कारण पहला बड़ा कारण था, यह एक बड़ा कारण, कुल मिलाकर के हम 10 कारणों का अध्ययन कर सकते हैं इसमें। एक जो पहला सबसे बड़ा कारण था, एक तरह के शासन की स्थापना। क्योंकि अभी तक सभी जगहों पर अलग अलग शासन पद्धतियां पाई जाती थी, अलग अलग तरीके से शासन होते थे, छोटे छोटे राज्य थे, लेकिन अब असमानताएं और समानताएं उनमें दोनों थी, लेकिन अब एक तरह से शासन पद्धति एक जैसी हो गई। और क्या हुआ 1857 की क्रांति के बाद कि पूरा देश एक शासन सूत्र में बंध गया, अर्थात साम्राज्यवाद की भावना का जब स्थापना हुई, साम्राज्यवाद की भावना जब विकसित हुई अंग्रेजों के अंदर, उसके बाद भारत के निवासियों को एक राष्ट्र के रूप में सोचना प्रारंभ करना पड़ा। उन्होंने यह माना कि हम एक ही राष्ट्र के लोग हैं। इसीलिए अंग्रेजी शासन में भी पहली बार पूरा भारत संयुक्त हुआ और इसके साथ ही पूरे देश की जनता एक तरह के न्याय संगठन के अंतर्गत हुई। इसलिए यह स्वाभाविक था कि एक तरह की राजनीतिक चेतना का विकास हो और देश में राष्ट्रीयता की भावना बढ़े। अंग्रेजी शिक्षा का प्रभाव, भारत में अनेक भाषा बोली जाती थी, अनेक भाषाएं थी, लेकिन अंग्रेजी शिक्षा का नतीजा यह हुआ कि जब सभी लोग अंग्रेजी बोलना शुरू कर दिए, भारत में अंग्रेजी भाषा के प्रारंभ मैकाले का परिकल्पना है, तो जब पाश्चात्य शिक्षा या अंग्रेजी शिक्षा का विकास हुआ तो इसके फलस्वरूप सभी लोग जो पढ़े लिखे भारतीय लोग थे, उन्होंने अंग्रेजों की नकल करना प्रारंभ किया, अंग्रेजी बोलना शुरू किया और इस तरह से वह अंग्रेजियत की ओर बढ़े। लेकिन धीरे धीरे चल करके उन्होंने अनेक विचारकों का अध्ययन भी किया और इन्हीं विचारकों के अध्ययन से, जैसे रूसो, मिल आदि का अध्ययन किया, तो इन्हीं विचारकों के अध्ययन करने से उन्होंने भारतीयों ने विदेश की यात्राएं की और अधिकारों और कर्तव्यों का अध्ययन किया। लोगों के क्या अधिकार थे, क्या कर्तव्य थे, इसके बारे में भी विदेशियों का अध्ययन किया और इस तरह से यह अंग्रेजी भाषा भी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में एक बड़ी भूमिका आगे चल करके निभानी शुरू कर दी।
धार्मिक और सामाजिक आंदोलन। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन का आरंभ बहुत कुछ 18वीं और 19वीं शताब्दी के धार्मिक और सामाजिक आंदोलनों के कारण हुआ था, जिसमें धार्मिक संस्थाओं में ब्रह्म समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन तथा थियोसॉफिकल सोसाइटी का विशेष महत्व है। 19वीं शताब्दी में सबसे पहले और इन सभी लोगों ने मिलकर के 19वीं शताब्दी में सबसे पहले धर्म सुधारक संस्था ब्रह्म समाज थी। इन सभी लोगों ने मिलकर के एक बड़ा आंदोलन खड़ा किया और जिसके परिणाम स्वरूप भारतीय लोग जो अब तक सोए हुए थे उनको जगाया गया, हिंदुओं को भी जगाया गया और आत्मसम्मान की वृद्धि हुई, जिसके कारण भी इन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध राष्ट्रीय आंदोलन में प्रतिभाग किया। हम अगला देख लेते हैं, आवागमन के साधनों में वृद्धि। यह एक महत्वपूर्ण कार्य था। किसी भी क्रांति के लिए आवागमन के साधनों में वृद्धि बहुत ही आवश्यक होती है। आवागमन व संदेश वाहन के कई व सुंदर साधन जो ब्रिटिश शासनकाल में हुए, उन्होंने भारतीयों को आपस में मिलने में और ब्रिटिश राज्य में अपने विचार प्रकट करने में बड़ी सहायता की। अंग्रेजों के समय में आने जाने के साधनों जैसे रेल, तार, डाक तथा सड़कों की भी बड़ी उन्नति हुई। इसका नतीजा यह हुआ कि सारा देश एकता के सूत्र में बंध गया। लोगों के लिए यह संभव हुआ कि एक दूसरे की कठिनाइयों को समझे और परस्पर सहयोग और सहायता करने के लिए तैयार रहे। आवागमन के साधनों के कारण ही यह संभव हो सका कि राष्ट्रीय सम्मेलन और सभाएं देश की किसी भी स्थान पर हो। उस समय के देश के नेताओं को जनमत के संगठन में रेलों एवं अन्य सुविधाओं साधनों से बड़ी सहायता मिली। सन 77-78 में 1877-78 में इसी कारण यह संभव हो सका कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने सिविल सर्विस की प्रतियोगिता के बारे में अपने विचारों को समझाने के लिए देश भर का दौरा किया। लॉर्ड लिटन की दोषपूर्ण नीति। लॉर्ड लिटन जिसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पास किया, जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं। सन 1858 के बाद छापेखाने की संख्या भी तेजी से बढ़ रही थी। 1860 में समाचार पत्रों की संख्या 644 थी, जिसमें 400 से अधिक ही देसी भाषाओं में छप रहे थे और इसमें यह पास कर दिया गया कि अब सरकारी नीतियों की आलोचना नहीं की जा सकती है, जिसके कारण से भी इसके विरुद्ध एक चिंगारी भड़की, अर्थात राष्ट्रीय आंदोलन में इसने भी बहुत बड़ा हाथ निभाया, साथ दिया। वर्नाकुलर एक्ट लॉर्ड लिटन के द्वारा भारत का उच्च पदों से भारतीयों का उच्च पदों से वंचित होना। भारतीयों को उच्च पदों पर स्थापित नहीं किया जाता था। ICS की परीक्षा देने के बाद भी उन्हें नौकरी किसी न किसी तरह से गोल गोल घुमाया जाता था, जिससे कि भारतीय लोगों के मन में आशंकाओं ने जन्म लेना शुरू किया। आर्थिक शोषण। भारतीयों को अंग्रेजों के द्वारा बहुत ही शोषण का सामना करना पड़ा। मैनचेस्टर और लंकासार की व्यवसायियों को खुश करने के लिए कपास पर लगा हुआ सीमा शुल्क उठा लिया गया, जिसका परिणाम यह हुआ कि भारतीय कपड़ा उद्योग को भारी नुकसान पहुंचा। अंग्रेजों की विनिमय प्रणाली और कर नीति भी भारत के उद्योगों के लिए बड़ी हानिकारक थी। वह इंग्लैंड को हर तरह से लाभ पहुंचाती थी, लेकिन भारतीयों को हर तरह से हानि पहुंचाती थी। भारतीय उद्योग पूरी तरह से समाप्त होते गए और इन सबका परिणाम यह निकला कि भारत की बढ़ती हुई गरीबी, बेकारी इत्यादि ने आर्थिक असंतोष को बढ़ाया। अगला जातीय भेदभाव। ये बहुत महत्वपूर्ण था। जातीय भेदभाव, भारत के लोगों को विभिन्न जातियों में अंग्रेजों ने विभाजित कर दिया और जातीय भेदभाव को उत्पन्न करना प्रारंभ कर दिया। अर्थात अंग्रेजों ने उनके लिए उनको तोड़ करके उनके ऊपर शासन करना प्रारंभ किया और जिससे कि जब इस तरह की जो व्यवस्थाएं थी वह किस जातियों के सामने जब आती थी तो वह उनके विरुद्ध मुखर हो जाते थे। और इसको इस तरह से भी समझा जा सकता है कि लॉर्ड लिटन के समय में फुलर से संबंधित एक घटना हुई थी। फुलर साहब एक मजिस्ट्रेट थे जिन्होंने अपने कोचवान को मार डाला था। उन्हें दंड नहीं दिया गया और मामला दबा दिया गया था, परंतु भारत के समाचार पत्रों ने कई बार आलोचना की और धीरे धीरे खबर ब्रिटिश पार्लियामेंट में पहुंची, जहां अनेक सवाल किए गए। विवश होकर लॉर्ड लिटन को इस दबे हुए हत्याकांड को फिर से उठाना पड़ा। इसी तरह से भारत के समाचार पत्रों का योगदान, जो कि उस समय भारतीय समाचार पत्र थे, उन्होंने भी लोगों के अंदर राष्ट्रीयता की भावना को जागृत किया। और इस तरह से जब राष्ट्रीयता की भावना का जागरण हुआ तो आनंद बाजार पत्रिका, वंदे मातरम, इंडियन मिरर आदि ने
जब ऐसे कार्य किए, प्रोत्साहित किए लोगों को, तो वह अंग्रेजों के खिलाफ हो गए। और लास्ट में लिबर्टी बिल का प्रभाव। लिबर्टी बिल आप जानते हैं एक महत्वपूर्ण बिल था, जो कि लॉर्ड लिटन के जाने के बाद लॉर्ड रिपन वायसराय के पद पर आसीन हुए। इनके समय में राष्ट्रीय आंदोलन और भी बढ़ा। सन 1883 में कानूनी सदस्य पीसी एल्बर्ट ने वायसराय की काउंसिल में एक विधेयक पेश किया। इस विधेयक के द्वारा भारतीय न्यायाधीशों को भी अंग्रेजी अपराधियों से संबंधित मुकदमों की सुनवाई और निर्णय करने का अधिकार प्रदान किए जाने वाला था। अन्य शब्दों में न्याय क्षेत्र से जाति, नस्ल और रंग के भेदभाव को मिटाने की कोशिश की गई थी। इस बिल के पहले की व्यवस्था अत्यंत दोषपूर्ण थी और इस बिल के पेश होने के साथ ही अंग्रेजों ने इस विधेयक की आलोचना करना आरंभ कर दिया। जगह जगह पर सभाएं की गई और इस बिल के विरोध में विचार प्रकट किए गए। लॉर्ड रिपन तक को बुरा भला कहा गया। अंग्रेजों ने इसके विरोध के लिए धन भी एकत्रित किया। जगह जगह पर यूरोपियन डिफेंस एसोसिएशन भी बनाए गए और अंत में इस बिल में संशोधन करना पड़ा। और इस बिल में संशोधन के बाद भारतीयों में रोष उत्पन्न हो गया और उन्होंने कहा कि नहीं, हम अपने अधिकारों की रक्षा करेंगे, यह करना आवश्यक है। और इस तरह से उनके मन में भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के लिए एक लावा जन्म ले चुका था। हम आगे आप लोगों को अगली क्लास में कांग्रेस के जन्म के बारे में पढ़ाएंगे। आप लोग अपने सुझाव और सहयोग कमेंट्स बॉक्स में देते रहिए। धन्यवाद।